हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल बेंचमार्क स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे आरबीआई इन न्यूज और इसके टॉप 100 एमसीक्यूज जो कि आपके अपकमिंग मेन एसबीआई पीओ एंड क्लर्क के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं लेक्चर को, स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा रिगार्डिंग विलफुल डिफॉल्टर्स एंड लार्ज डिफॉल्टर्स के रिलेटेड। आरबीआई ने रिसेंटली एक मास्टर डायरेक्शन लॉन्च किया फॉर विलफुल डिफॉल्टर्स एंड लार्ज डिफॉल्टर्स। तो नीचे दिए गए पॉइंट्स में से हमने बताना है कि कौन से पॉइंट्स जो है वो इस डायरेक्शन के साथ कंप्लाई कर रहे हैं और कौन से पॉइंट्स जो है वो इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग गलत है। तो सबसे पहले हम इस डायरेक्शन को समझते हैं शॉर्टकट में। देखो, बैंक क्या करता है, बैंक बांटता है लोन, और लोन क्या होता है, बैंक के एसेट्स। और ये एसेट्स कब तक है, जब तक आप इसकी टाइम पे ईएमआई पे कर रहे हो, जब तक आप प्रॉपर चला रहे हो लोन, तब तक वो बैंक के एसेट्स है। पर वहीं अगर आपने एक भी ईएमआई पे करना मिस कर दिया तो ये कन्वर्ट हो जाता है आपका स्ट्रेस्ड एसेट में। मतलब ये हो जाता है बैंक के लिए अब स्ट्रेस्ड एसेट। और इसमें भी आगे क्लासिफिकेशन है। अगर आप पहले दिन से लेके 30 दिन तक कोई ईएमआई नहीं पे करते हो तो आपका अकाउंट जो होता है लोन अकाउंट, उसको बोलते हैं हम SMA 0। फिर अगर आप 31 डे से लेके 60 डेज तक नहीं पे करते हो तो ये हो जाता है SMA 1। और फिर अगर आप 61 डेज से लेके 90 डेज तक अगर अपनी ईएमआई या कुछ भी पे नहीं करते हो तो आपका अकाउंट मेंशन हो जाता है SMA 2। और 90 डेज के बाद आपका अकाउंट मेंशन हो जाता है अगर आपका टाइम हो गया 90 डेज से ऊपर। 90 डेज से ऊपर और अभी तक आपने कोई पैसे नहीं दिए बैंक को, कोई ईएमआई नहीं चुकाई, तो आपका लोन कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एनपीए में, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में। अभी एसएमए क्या होता है, स्पेशल मेंशन अकाउंट, कि भाई ये जो लोन है इसमें किस्त नहीं आ रही है तो इसको स्पेशली मेंशन किया जाता है और आप कस्टमर के साथ बातचीत करते हो कि भाई इसमें पैसे डालो, आपका लोन खराब हो रहा है ये वगैरह, ठीक है। तो ये SMA 0, SMA 1, SMA 2। पर जब 90 दिन तक अगर आप कोई ईएमआई पे नहीं करते हो अपने लोन की तो 90 दिन के बाद आपका लोन क्या हो जाता है, एनपीए में कन्वर्ट हो जाता है। फिर एनपीए में भी क्या होता है, अगर आप 90 दिन बाद आपका लोन कन्वर्ट हो गया एनपीए में। अब 90 दिन के बाद एक साल तक बैंक वेट करता है और आपके लोन को कैटेगराइज कर देता है किसमें, सब स्टैंडर्ड एसिड में। सब स्टैंडर्ड एसिड में इसमें बैंक आपसे फिर डील करेगा कि भाई पैसे दीजिए, ये कीजिए, नहीं अगर आपने नहीं दिया तो एक साल तक यानी कि 12 मंथ तक आपको किस में रखा जाएगा, सब स्टैंडर्ड एसिड में। और 12 महीने के बाद आपका लोन कन्वर्ट हो जाएगा डाउटफुल एसिड में। 12 महीने के बाद आपका लोन कन्वर्ट हो जाएगा डाउटफुल एसेट में। और जब बैंक को लगेगा आप कभी पैसे नहीं दोगे तो आपका लोन कन्वर्ट कर देती है बैंक इसमें, लॉस्ट एसेट में। तो ये तो होगी आपकी क्लासिफिकेशन एनपीए की। अब यहाँ पे देखो, डिफॉल्टर का मतलब तो समझ आ गया। डिफॉल्टर कौन हुआ, व्यक्ति जिसका लोन जो है वो एनपीए हो गया। अब विलफुल डिफॉल्टर का मतलब क्या होता है, वो व्यक्ति जिसने अपना लोन जानबूझ के एनपीए किया है। अब देखो, इसमें 4-5 क्राइटेरिया है। पहला, कि मेरे पास पैसे हैं और मैं दे नहीं रहा, ठीक है, पैसे हैं पर मैं बैंक को दे नहीं रहा, जानबूझ के अपना लोन एनपीए कर दिया। दूसरा केस, सिम्फनिंग ऑफ फंड्स बोल लो या डाइवर्जन ऑफ फंड बोल लो। डाइवर्जन ऑफ फंड बोल लो या सिम्फनिंग ऑफ फंड बोल लो। इसमें क्या होता है, मैं पैसा किसी और काम के लिए लेता हूं और उसको लगाता किसी और जगह हूं। तो ये भी क्या होता है आपका विलफुल डिफॉल्टर, कि आपने जानबूझ के अपना लोन खराब किया है। जैसे समझ लो मेरी एक फैक्ट्री है और मैंने लोन लिया कि भाई मैं फैक्ट्री में एक नई मशीन लगानी है। नई मशीन लगानी है और इससे मेरी क्या होगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी और मेरा इनकम बढ़ेगी। तो बैंक भी आपको लोन दे रहा है कि आप नई मशीन परचेज करोगे, पर आपने मशीन ना परचेज करके वो पैसा कहीं और लगा दिया, आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, फ्लैट खरीद लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, डाइवर्जन ऑफ फंड हुआ, कि आपने जिस काम के लिए पैसे लिए थे वो चीज ना करके कहीं और पैसे लगा दिए। तो ये भी आपकी विलफुल डिफॉल्टर की कैटेगरी में आता है। फिर तीसरा हो गया आपका कि भाई आपने जिस चीज के ऊपर लोन लिया उसको ही खराब कर दिया। मतलब जैसे कि सीसी लिमिट्स की एग्जांपल बताता हूँ। सीसी लिमिट क्या होता है आपका, जैसे समझ लो मेरी एक दुकान है और मेरी दुकान है फर्नीचर की। अब फर्नीचर की दुकान है, मेरे पास 10 लाख का फर्नीचर पड़ा है। मैं बैंक के पास गया कि मेरे को देखो थोड़ा काम चाहिए, काम करना है मैंने, और पर मेरा क्या है, मेरे पास 10 लाख का सामान है पर कस्टमर धीरे धीरे आता है, एक महीने में मेरा ये सामान बिकेगा, तो एक महीने तक मैं वेट करके 10 लाख का इंतजार नहीं कर सकता, आप मेरे को पैसे दे दीजिए उधार। तो बैंक क्या करता है, वो उसकी दुकान पर जाएगा और उसका ना सामान देखेगा कि भाई 10 लाख का है कि नहीं। 10 लाख का सामान उसको लगेगा, वैल्यूएशन रफली वैल्यूएट करेगा कि भाई हाँ 10 लाख का सामान है, उस पर वो उसको 4 या 5 लाख का लोन दे देगा। अब वहां पे गिरवी क्या रखा जाता है, बंदे का सामान। फर्नीचर की दुकान है तो फर्नीचर गिरवी रखा जाता है, ना कि दुकान, क्योंकि दुकान मैं रेंट पे भी ले सकता हूँ, मैं किराए की दुकान पे भी अपना काम कर सकता हूँ। पर वो जो सामान होगा वो मेरा होगा और उसके ऊपर बैंक लोन देता है। अब क्या हुआ, बैंक ने मेरे को फर्नीचर के ऊपर लोन दे दिया, मैंने क्या किया, रातों रात ये फर्नीचर किसी को 2 नंबर पे बेच दिया और बैंक का पैसा लेके भाग गया मैं। तो वो भी क्या हुआ, विलफुल डिफॉल्टर हुआ, कि भाई आपने अपना जो जिसके ऊपर आपको उधार दिया गया था वो किसी और को बेच के आपने रफू चक्कर हो गए। तो वो भी क्या होता है, विलफुल डिफॉल्टर होता है। अब ये विलफुल डिफॉल्टर कौन सा व्यक्ति माना जाएगा, जिसका लोन अमाउंट जो है, जिसका लोन एनपीए हो रखा है और जो मिनिमम अमाउंट है वो 25 लाख रुपए का होना चाहिए। मिनिमम अमाउंट 25 लाख का होना चाहिए,
तब आपका माना जाएगा कि आप भाई क्या हो, विलफुल डिफॉल्टर। अगर आपका समझ लो 3 लाख का लोन है और आप इनमें से कोई भी एक चीज करते हो, तब आपको विलफुल डिफॉल्टर नहीं माना जाएगा, क्योंकि मिनिमम क्राइटेरिया कितने का है, 25 लाख का। आपका लोन जो है मिनिमम 25 लाख का होना चाहिए। आपका लोन मिनिमम 25 लाख का एनपीओ रखा है और आपने इन तीनों में से कोई भी चीज की है, तो आपको क्या बोला जाएगा, विलफुल डिफॉल्टर। वहीं अगर मैं लार्ज डिफॉल्टर की बात करूं, तो लार्ज डिफॉल्टर किसको बोला जाएगा, वो व्यक्ति जिसका लोन जो है एनपीओ रखा है और वो मिनिमम कितना है, 1 करोड़ रुपए का। मिनिमम 1 करोड़ रुपए का लोन है और ऊपर से इस पे, इस व्यक्ति पे या तो फिर सूट फाइल केस होना चाहिए, ठीक है, सूट फाइल केस होना चाहिए बैंक के द्वारा, या तो फिर इसका जो लोन है वो डाउटफुल कैटेगरी में होना चाहिए, डाउटफुल या फिर लॉस्ट कैटेगरी में। ये जो मैंने आपको समझाया, डाउटफुल कब होता है, जब लोन आपका एनपी हो गया उसके भी 1 साल बाद क्या होता है, डाउटफुल होता है, डाउटफुल एसेट। और जब बैंक को लगता है आपका लोन कभी वापस नहीं आएगा, तो वो क्या होता है, लॉस एसेट। तो ये लार्ज डिफॉल्टर के लिए क्या केस है, या तो 1 करोड़ का लोन होना चाहिए मिनिमम, या तो फिर उस पर सूट फाइल केस चलाओ, या तो फिर वो डाउटफुल या लॉस्ट कैटेगरी में हो, ठीक है। तो वो होगा आपका लार्ज डिफॉल्टर। अब इसके लिए बैंक क्या करेगा, एक आइडेंटिफिकेशन कमेटी बनाएगा और वो अपने जो बोरोवर्स है उनको सिलेक्ट करेगी और फिर कैटेगराइज करेगी कि हाँ भाई ये विलफुल डिफॉल्टर है कि नहीं है, ये लार्ज डिफॉल्टर है कि नहीं है, ठीक है। और उसके बाद क्या करेगी, अगर जब उसको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हाँ ये व्यक्ति लार्ज डिफॉल्टर है, ये व्यक्ति विलफुल डिफॉल्टर है, तो उसको क्या करेगी, एक लिस्ट बनाएगी। वो लिस्ट कौन सी होगी, लिस्ट ऑफ विलफुल डिफॉल्टर्स की लिस्ट होगी। अब उस लिस्ट में जो व्यक्ति आ गया उसके लिए क्या घाटा होगा, उसके लिए ये घाटा होगा कि वो अगर उसका कोई लोन चल रहा है तो उस लोन को इंक्रीज नहीं करा सकता 1 साल तक के लिए। जैसे समझ लो एक व्यक्ति है राहुल, इसके पास चल रहा था 30 लाख का लोन और ये हो गया विलफुल डिफॉल्टर, तो इसको बैंक ने डाल दिया LWD लिस्ट में, ठीक है, लिस्ट ऑफ विलफुल डिफॉल्टर्स की लिस्ट में। अब ये जिस दिन लिस्ट ऑफ विलफुल डिफॉल्टर से निकलेगा उसके 1 साल तक, उसके 1 साल तक इसका 30 लाख का लोन को हम बढ़ा के 32 लाख नहीं कर सकते। और वहीं पे अगर राहुल को कोई नया लोन लेना है, राहुल को कोई नया लोन लेना है, तो जो लिस्ट ऑफ विलफुल डिफॉल्टर से जिस दिन निकलेगा उसके 5 साल तक इसको नया लोन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ये थी आपकी सारी मास्टर डायरेक्शन। अब ऑप्शंस को देखते हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि आपका विलफुल डिफॉल्टर कौन है, जिसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट 10 लाख या उससे ऊपर है। तो पहला ऑप्शन गलत है आपका, 10 लाख नहीं है यहाँ पे आपका 25 लाख रुपए। 25 लाख रुपए यार, उससे ऊपर का आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा, आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो बचा हुआ है आपका, जो एनपीए हो रखा है अमाउंट आपका, वो अगर 25 लाख या उससे ऊपर होगा तो आप विलफुल डिफॉल्टर की कैटेगरी में आओगे। सेकंड है कि बैंक अपनी एक आइडेंटिफिकेशन कमेटी बनाएगा, ठीक है, और वो 6 महीने के अंदर आपका क्लासिफिकेशन कर देगी। तो सेकंड पॉइंट आपका एकदम सही है। थर्ड पॉइंट है आपका कि लार्ज डिफॉल्टर कौन होंगे, जिसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट 1 करोड़ या उससे ऊपर का है और उस पर या तो फिर सूट फाइल होना चाहिए या तो फिर उसका जो लोन है वो डाउटफुल या लॉस कैटेगरी में होना चाहिए। तो ये भी आपका सही ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है कि ये जो मास्टर डायरेक्शन है सिर्फ बैंक्स और एनबीएफसीसी पे अप्लाई होगी। नहीं, ये मास्टर डायरेक्शन वो सभी लैंडर्स पे होगी अप्लाई जो लोन बांटते हैं, जो भी आपके लोन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उन सब पे ये मास्टर डायरेक्शंस अप्लाई होगी, ना कि सिर्फ बैंक और एनबीएफसीस पे। जैसे एआईएफआईस भी आपके लोन बांटते हैं तो ये उन पे भी अप्लाई होगी, साथ ही साथ ये आपकी सीआईसीस पे भी अप्लाई होंगी, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी, क्योंकि लिस्ट ऑफ विलफुल डिफॉल्टर्स कौन बनाएगा लास्ट में, ये क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी से ही बनाएंगी, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन है आपका कि जो लिस्ट ऑफ विलफुल डिफॉल्टर में आएगा बंदा, वो उससे निकलने के बाद 1 साल तक अपना लोन फर्दर क्रेडिट नहीं करवा सकता। तो ये एकदम सही है, और उसको अगर नया लोन लेना होगा तो 5 साल के लिए रुकना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए एंड डी गलत है, तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, बी सी एंड ई इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिगार्डिंग एचएफसीज। एचएफसीज क्या है आपका, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस में चेंज किया ताकि जो हमारे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है ये भी बराबरी पे आ सके, किसके, एनबीएफसीज के बराबरी पे आ सके। तो ये गाइडलाइंस कब से एप्लीकेबल हो गई है, 1 जनवरी 2025 से। अब इस गाइडलाइंस को पढ़ते हैं फिर हम ऑप्शंस पे जाते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो देखो आरबीआई ने इस गाइडलाइन में क्या बोला था, जो एचएफसीज है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, ठीक है, ये जो डिपॉजिट लेती है पब्लिक से, ये जब डिपॉजिट लेंगी पब्लिक से तो इन्हें क्या करना पड़ेगा, जितना भी इनके पास डिपॉजिट होगा, जितना भी इनके पास डिपॉजिट होगा उसका कुछ परसेंटेज लिक्विड एसेट में मेंटेन करना पड़ेगा। लिक्विड एसेट मतलब जो इजिली मनी में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो यहां पे पहले कितना था, पहले था 13%। अब आरबीआई ने बोला है आपको ये बढ़ा के कितना करना पड़ेगा, 15%। 15% टोटल डिपॉजिट का आपको लिक्विड एसिड्स में मेंटेन करना पड़ेगा। अब आरबीआई ने बोला ये काम एकदम से नहीं हो पाएगा आपसे, हम भी समझते हैं बड़ा अमाउंट है, तो आप क्या कीजिए, 1 जनवरी 2025 तक आप इसको लाइए 14% पे, और 1 जुलाई
2025 तक आप इसको ले जाइए 15% पे। ये हो गई बात। दूसरा बोला हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को कि आप कितना डिपॉजिट ले सकते हैं। आप उतना ही डिपॉजिट ले सकते हैं जितना आपकी नेट ओन फंड है, मतलब नेट ओन फंड जितना है आपका, उसका आप 1.5 टाइम्स ही डिपॉजिट ले सकते हैं। पहले आरबीआई ने पहले क्या करती थी, ये एचएफसीज जितना भी इनका नेट ओन फंड है, नेट ओन फंड, उसका 3 गुना ये क्या कर लेते थे, डिपॉजिट ले लेते थे कस्टमर से। अब आरबीआई ने क्राइटेरिया 3 से घटा के कितना कर दिया, 1.5 गुना। मतलब अगर एक एचएफसीज है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, उसका नेट ओन फंड समझ लो 100 करोड़ रुपए है, तो पहले वो कितना डिपॉजिट ले सकती थी, 300 करोड़ का डिपॉजिट ले सकती थी। अब ये कितने का ले पाएगी, 150 करोड़ का डिपॉजिट ले पाएगी। ठीक है, मतलब जितना भी नेट ओन फंड है उसका 1.5 टाइम्स ही अपना डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। अब साथ ही साथ जो भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी होगी, डिपॉजिट टेकिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, उसको साल में एक बार कम से कम अपनी क्रेडिट रेटिंग करवानी पड़ेगी किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा। अब जिसकी क्रेडिट रेटिंग जितनी ज्यादा होगी उतने ज्यादा लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे, सिंपल सी बात है। इसलिए एचएफसी को क्या करवाना पड़ेगा, अपना एक क्रेडिट रेटिंग करवानी पड़ेगी थ्रू क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज द्वारा। अब यहाँ पे जो एचएफसीज है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, वो क्या कर सकती हैं, वो डिपॉजिट ले सकती हैं कितने टाइम के लिए, 12 महीने से लेके 60 महीने तक, 60 मंथ्स, ठीक है, 60 मंथ्स तक, यानी कि 1 साल से लेके 5 साल तक। पहले ये क्राइटेरिया कितना होता था, 1 साल से लेके 10 साल। अब 10 को घटा के कितना कर दिया आरबीआई ने, 5 ईयर्स। अब 5 ईयर वाला डिपॉजिट ले सकती है 1 साल से लेके 5 साल तक, यानी कि 12 महीने से लेके 60 महीने तक। साथ ही साथ जो डिपॉजिट टेकिंग एचएफसी है, नॉन डिपॉजिट टेकिंग, उनको क्या अलाउड कर दिया है कि आप अपना जो इन्वेस्टमेंट की है आपने, ठीक है, उसकी हेजिंग के लिए, अब हेजिंग मैं बहुत बार समझा चुका हूं, ठीक है, हेजिंग क्या होता है, अपने लॉस को मिनिमाइज करना। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, करेंसी ऑप्शन एक्सचेंज मेथड यूज कर सकते हो। ऑप्शंस, अब ये आप बैंकिंग अवेयरनेस में देख लेना, ऑप्शंस फ्यूचर एंड ऑप्शंस जो होता है, आप ऑप्शंस का यूज कर सकते हो। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स का यूज कर सकते हो आप। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप एक तरीके से आपका इंश्योरेंस का काम करता है, जैसे इंश्योरेंस काम करती है, ठीक है, तो इसका भी यूज कर सकते हो। तो उसके लिए मिनिमम नेट एसेट कितनी होनी चाहिए उस कंपनी की, एचएफसी की, 1000 करोड़ की। तो यहाँ पे अब ऑप्शंस में चलते हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो देखो पहला ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पे आपका 13% नहीं 14% करना है 1 जनवरी 2025 तक, और 1 जुलाई 2025 तक 15% करना है। ठीक है, जितना भी आपके पास टोटल डिपॉजिट है उसको लिक्विड एसेट में मेंटेन कितना करना है आपको, 14% बाय 1 जनवरी 2025 एंड 15% फ्रॉम 1 जुलाई 2025। नेक्स्ट है आपका एचएफसी कितना डिपॉजिट ले सकती हैं, 1.5 टाइम्स ऑफ नेट ओन फंड। तो ये एकदम सही है, पर यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे और भी पूछ सकते हैं, पहले कितना लेती थी, पहले 3 टाइम्स लेती थी। तो ये चीज याद रखिएगा, पहले लेती थी 3 टाइम्स नेट ओन फंड का। अब आरबीआई ने क्या कर दिया है, इसको कैंसिल कर दिया और बोला है कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो डिपॉजिट लेती है वो कितना ले सकती है, 1.5 टाइम्स नेट ओन्ड फंड का। तो ये चीज याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही है। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन नंबर सी, कि भाई जो भी डिपॉजिट टेकिंग एचएफसीज हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, इनको साल में एक बार अपनी क्रेडिट रेटिंग करवानी पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर सी भी सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है वो एक्सेप्ट कर सकती है डिपॉजिट कितने टेन्योर के लिए, 12 महीने से लेके 120 महीने। बल्कि राइट आंसर क्या है, 12 महीने से लेके 60 महीने। पहले था 20 महीने, 120 महीने यानी कि 10 साल। अब इसको घटा के कितना कर दिया, 60 महीने यानी कि 5 साल। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन भी आपका एकदम सही है, नॉन डिपॉजिट टेकिंग एचएफसीज जो है, जिनकी एसेट साइज 1000 करोड़ से ज्यादा है, 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है, वो पार्ट ले सकती है करेंसी ऑप्शन एक्सचेंज में एंड क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स में, ताकि वो अपने एसेट्स की हेजिंग कर सके, हेजिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए एंड डी गलत है, राइट आंसर क्या है आपका, बी सी एंड ई, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आरबीआई ने इंक्रीज किया यूपीआई लिमिट फॉर टैक्स पेमेंट, और इसको बढ़ा दिया 1 लाख से 5 लाख के लिए। तो यहाँ पे यूपीआई के ऊपर कुछ क्वेश्चन है, और साथ ही साथ एक यूपीआई सर्कल फीचर लॉन्च किया है एनपीसीआई ने। एनपीसीआई आप सब समझते हैं, यूपीआई जो है वो किसका प्रोडक्ट है, एनपीसीआई का, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। तो इन्होंने एक नया फीचर
लॉन्च किया है यूपीआई सर्कल। तो यूपीआई लिमिट के बारे में तो हम सीधा ऑप्शन से पढ़ लेंगे, पहले यूपीआई सर्कल को समझ लेते हैं। यूपीआई सर्कल में क्या है, देखो काफी दिक्कत आती है जब बच्चे, जो पेरेंट्स होते हैं ना, उनके बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, 18 के होते नहीं है वो, उनको एटीएम प्रोवाइड करता नहीं है बैंक, ठीक है, करता भी है तो वो सिंपल लिमिट वाला करता है, फिर उनको गूगल पे वगैरह ये सब बनाने में काफी दिक्कत आती है। तो अब आरबीआई ने क्या किया है, एक यूपीआई सर्कल नाम की चीज लॉन्च करवाई दी है थ्रू एनपीसीआई। इसमें क्या होगा, जैसे समझ लो एक फादर है, अब इसका अकाउंट है, अब इसका बच्चा जो है वो समझ लो 16 साल का है या 15 साल का है, वो गया बाहर पढ़ने, कि बाहर मतलब आउट ऑफ स्टेट। तो अब फादर क्या कर सकता है, ये इसका अकाउंट होगा प्राइमरी अकाउंट, फादर का अकाउंट होगा प्राइमरी अकाउंट, इसमें ये अपने बच्चे का अकाउंट ऐड कर देगा और वो हो जाएगा सेकेंडरी अकाउंट। और अब क्या कर पाएगा इसका बच्चा, अपने फादर के अकाउंट से ही यूपीआई पेमेंट कर पाएगा। मतलब उसको अपना अकाउंट मैंडेटरी नहीं है अब अलग से बनाना यूपीआई के लिए, अब वो अपने फादर के अकाउंट से ही यूपीआई कर पाएगा। फादर जो होगा, जो प्राइमरी अकाउंट होल्डर होगा, वो अपने साथ 5 लोगों को अटैच कर सकता है, वो अपने साथ 5 लोगों को अटैच कर सकता है, और उसमें वो लिमिट सेट कर सकता है कि ये व्यक्ति इतने पैसे ही खर्च कर पाएगा महीने के, ये व्यक्ति एक ट्रांजेक्शन में इतने ही पैसे खर्च कर पाएगा, वो प्राइमरी सेट कर सकता है, ठीक है। तो सेकेंडरी होल्डर जो होगा, जिसको उसने अपने साथ अटैच किया है, वो प्राइमरी होल्डर का अकाउंट यूज करके पेमेंट कर पाएगा। और टोटल कितने सेकेंडरी अकाउंट अटैच कर सकते हैं, टोटल 5, ठीक है। तो यहाँ पे अब अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं, अब ऑप्शंस क्या क्या है। देखो, आरबीआई ने पिछले साल 2023 में क्या किया था, 5 लाख लिमिट बढ़ा दी थी, किसकी, एजुकेशन फीस की, हॉस्पिटल पेमेंट्स की, ठीक है, इन सब की लिमिट बढ़ा के कितनी कर दी थी, 5 लाख। तो ये ऑप्शन आपका एकदम सही है। नेक्स्ट है आपका, ट्रांजैक्शन लिमिट फॉर रेगुलर यूपीआई ट्रांजेक्शन इज 5 लाख। ये गलत है आपका, यहाँ पे 5 लाख नहीं है, यहाँ पे 1 लाख है, ठीक है, और ये बैंक टू बैंक वेरी करती है। फिर तीसरा ऑप्शन है आपका कि यूपीआई यूजर जो है, ठीक है, जो प्राइमरी यूजर जो है, वो अपने साथ कितने सेकेंडरी यूजर को अटैच कर सकता है, 5 को अटैच कर सकता है। तो तीसरा ऑप्शन भी आपका एकदम सही है। चौथा ऑप्शन बोल रहा है आपका कि जो यूपीआई लिमिट है, जिसके थ्रू आप कैपिटल मार्केट कलेक्शन इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर सकते हो, वो कितनी है, 2 लाख रुपए। तो ये भी आपका ऑप्शन एकदम सही है, 2 लाख ना। लास्ट ऑप्शन है आपका कि यूपीआई सर्कल जो है वो अलाउ करता है इंडिविजुअल को कि वो अपने साथ सेकेंडरी को अटैच करे, ये तो सही है। और एक प्राइमरी जो है वो कितने सेकेंडरी को अटैच कर सकता है, 4। तो ये ऑप्शन गलत है आपका, यहाँ पे राइट आंसर होगा 5। एक प्राइमरी होल्डर जो है वो अपने साथ 5 सेकेंडरी यूजर्स को अटैच कर सकता है, और ये आपने करके देखना होगा। तो आप भीम डाउनलोड कीजिए, भीम में आपको सामने ही ऑप्शन आ जाएगा यूपीआई सर्कल का, तो वहां पे आप जाके इसको अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो गलत कौन सा हुआ आपका, ऑप्शन नंबर ई गलत हुआ आपका, ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी गलत हुआ। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ए सी एंड डी। अब यहाँ पे कुछ आपसे ना एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो एक चीज है, एनपीसीआई का चैटबॉट, बताइए क्या होता है एनपीसीआई का चैटबॉट, उसका नाम है पाई, पाई, ठीक है, पर्सनल एआई, जिसका फुल फॉर्म है क्या, पर्सनल एआई। तो ये एक आपका एडिशनल क्वेश्चन बन सकता है। साथ ही साथ एक और चीज लॉन्च किया है एनपीसीआई ने यूपीआई के थ्रू, यूपीआई एटीएम, यूपीआई एटीएम। इसमें क्या है आपका, आईसीसीडब्ल्यू, वो क्या है, इंटर ऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल, इंटर ऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल। इसमें क्या होगा आपका, आप एटीएम में जाओगे, उधर करोगे यूपीआई पेमेंट, फिर वहां पे क्या होगा, एक क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा, इसको आप अपनी यूपीआई ऐप से स्कैन करोगे, फिर आप यूपीआई पिन डालोगे और एटीएम आपको पैसे दे देगा कैश में। और ठीक है, तो ये चीज आपकी एप्लीकेबल है किसके थ्रू, यूपीआई एटीएम के थ्रू। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, यूपीआई एटीएम की पर ट्रांजैक्शन लिमिट कितनी है, एक टाइम पे आप यूपीआई एटीएम का यूज करके एक ट्रांजैक्शन में कितने पैसे विड्रॉल कर सकते हो। तो ये आपसे क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिगार्डिंग एआरसीज। अब एआरसीज की मास्टर डायरेक्शंस में थोड़े चेंजेस लाए गए हैं, और उसमें से कौन से ऑप्शन गलत है ये हमें बताना है। तो सबसे पहले एआरसी के बारे में समझते हैं। देखो एआरसी होता है आपका एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसको आप बदले में और क्या बोलते हो, बैड बैंक्स। इनका काम क्या होता है, जो भी बैंक्स का एनपीए लोन होता है, कोलेटरल बैक्ड एनपीए लोन,
ठीक है, उसको क्या करता है एआरसी बैंक से परचेज कर लेता है और फिर अपने एंड में क्या करता है रिकवरी करता है उस कस्टमर से बाय सेलिंग हिज एसेट्स और बाय इशूइंग सिक्योरिटी रिसिप्ट्स, और उसके थ्रू वो पैसे लेता है कस्टमर से। तो यहाँ पे एआरसीज को बनाने के लिए यहाँ पे मास्टर डायरेक्शंस में चेंज किया गया है। अब बोला गया है कि अगर आपको कोई एआरसी कंपनी अपनी खुद की बनानी है तो नेट ओन फंड कितना चाहिए, अब चाहिए आपको 300 करोड़ का। पहले आपके पास 100 करोड़ रुपए होते तो आप अपनी एआरसी कंपनी स्टार्ट कर सकते थे, अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया है 300 करोड़। साथ ही साथ यहाँ पे बोला गया है जो पुरानी कंपनीज हैं जो पहले की खुली हुई हैं 100 करोड़ के बेसिस पे, पहले क्या क्राइटेरिया था 100 करोड़ का कि अगर आपके पास 100 करोड़ है तो आप अपनी कंपनी खोल सकते हो एआरसी। तो कुछ कंपनी ऐसी भी होंगी जो 100 करोड़ के बेसिस पे खुली होंगी, तो उनको बोला है कि भाई आपको भी अपनी नेटवर्थ जो है वो नेट ओन फंड जो है 300 करोड़ लेके जाना पड़ेगा। और कैसे आपको करना पड़ेगा 31 मार्च 2024 तक, 31 मार्च 2024 तक इसको बढ़ा के करना पड़ेगा 200 करोड़, और फिर 31 मार्च 2026 तक, 31 मार्च 2026 तक इसको बढ़ा के करना पड़ेगा 300 करोड़। और जो नई कंपनी खोलेगा एआरसी की उसको तो 300 करोड़ का क्राइटेरिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन आपका एकदम सही है कि मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है जो 100 करोड़ से बढ़ा के 300 करोड़ कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका एकदम सही है। नेक्स्ट ऑप्शन बोल रहा है जो आपका कि जो पुरानी कंपनी है उनको नेट ओन फंड कितना करना पड़ेगा 200 करोड़ बाय 31 मार्च और 300 करोड़ बाय 31 मार्च 2026। फिर ऑप्शन नंबर सी भी आपका एकदम सही है। जो एआरसी जिसका नेट ओन फंड जो है वो 1000 करोड़ से ज्यादा है वो एलिजिबल हो जाएंगे किस चीज के लिए, रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स के लिए। अब रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स क्या होता है, जैसे कोई कंपनी है ठीक है वो बैंकरप्ट हो गई, तो उस कंपनी का क्या होता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के थ्रू प्रोसीडिंग्स होती है, उसमें आपके बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर चेंज किए जाते हैं, फिर उस कंपनी को रिवाइव करने का ऑप्शन होता है कि नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बिठा के उसका नया प्लान बनाया जाए और कंपनी को रिवाइव करा जाए। तो उसमें पार्टिसिपेट कौन सी एआरसी कर सकेगी, जिनका 1000 करोड़ से ज्यादा का नेटवर्थ है, जिसका नेट ओन फंड जो है वो 1000 करोड़ से ज्यादा का है, वो एआरसी काम कर पाएंगी एज अ रेजोल्यूशन एप्लीकेंट। वो भी अपना सुझाव अपना प्रस्ताव रख पाएगी उस हेयरिंग में। ठीक है, लास्ट ऑप्शन आपका गलत है। लास्ट ऑप्शन बोल रहा है आपका कि जो एआरसीज हैं जो कि आपकी 11 अक्टूबर 2022 से पहले की खुली हैं उनको अपना नेट ओन फंड 300 करोड़ तो करना पड़ेगा, पर उनके लिए कोई टाइमलाइन नहीं है। यहां पे लिखा है ना, विद नो फर्दर डिटेल सेट फॉर मीटिंग द न्यू रिक्वायरमेंट्स। फर्दर डिटेल है तो सही कि भाई आप 31 मार्च 2024 तक 200 करोड़ बनाइए और 31 मार्च 2026 तक 300 करोड़ बनाइए। ठीक है, तो ये था आपका एआरसी के ऊपर। अब यहाँ पे से ना आपका एक एडिशनल क्वेश्चन भी बन सकता है, वो क्या है कि एआरसीज को सीएआर कितना मेंटेन करना पड़ता है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, तो ये होता है आपका 15%। साथ ही साथ जो आपकी एआरसीज हैं वो किस में इन्वेस्ट कर सकती हैं, अब शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में भी इन्वेस्ट कर सकती हैं। शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हो गए, जैसे मनी मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हो गया, इन सब में भी इन्वेस्ट कर सकेंगी एआरसीज। और कितना इन्वेस्ट कर सकेंगी, जितना इनका नेट ओन्ड फंड है उसका 10%। मतलब अगर एक एआरसी है उसका नेट ओन फंड जो है वो 1000 करोड़ का है, तो वो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में कितना इन्वेस्ट कर सकेगी, 1000 करोड़ का 10% यानी कि 100 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर पाएगी अपने शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में। मनी मार्केट हो गया, मनी मार्केट क्या होता है जिसकी मैच्योरिटी 1 साल से कम होती है ज्यादातर। ठीक है, तो वो होते हैं आपके शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिगार्डिंग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर्स जो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। तो आरबीआई ने रिसेंटली क्या किया है, इनकी जो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है इन वेरियस सेक्टर्स उसमें कुछ चेंजेस लाए गए हैं। तो कौन कौन से चेंजेस लाए गए हैं पहले वो पढ़ते हैं, फिर हम बताएंगे इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत है। तो देखो जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है वो क्या कर सकते हैं, हमारे इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। कितना कितना, अगर वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है तो उसमें कर पाएंगे 6%। फिर अगर वो स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो उसमें कर पाएंगे 2%। और अगर वो कॉरपोरेट बॉन्ड्स है उसमें कर पाएंगे 15% अपना इन्वेस्ट। अब ये क्या मतलब है, अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है वो 100 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रिलीज की हैं, तो उसमें से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का हिस्सा कितना हो पाएगा, सिर्फ 6 करोड़ का। मतलब जितना भी आपका टोटल सिक्योरिटीज लॉन्च होंगी उसका परसेंटेज उतना ही इन्वेस्ट कर पाएंगे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में 6%, स्टेट गवर्नमेंट में 2% एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड में 15%। और जो भी चेंजेस आएंगे इंक्रीमेंटल चेंजेस आएंगे वो 50-50 की रेशो में होंगे, वो 50-50 की रेशो में होंगे। 50% होगा वो आपका जनरल
सिक्योरिटीज के लिए और 50% जो होगा वो आपका लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज के लिए। तो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज कौन सी होगी? जिसकी मैच्योरिटी होती है 20 साल, 30 साल, 35 साल, ठीक है। और जनरल सिक्योरिटीज जैसे आपके ट्रेजरी बिल्स हो गए, फिर आपके गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, वो सिंपल जो 1 साल 2 साल की मैच्योरिटी वाले आते हैं वो होते हैं आपके जनरल सिक्योरिटीज, ठीक है। 50-50% की रेशो में इनको डिवाइड किया जाएगा। फिर इसकी वजह से क्या होगा, टोटल एडिशनल कॉस्ट जो आई है, टोटल एडिशनल लिमिट जो इंक्रीज हुई है वो कितनी की हुई है? 2,54,000 करोड़ की। और यहाँ पे एक चीज और बोली है, जो हमारे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है वो सीडीएस में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, सीडीएस सेलर भी बन सकते हैं। अब सीडीएस क्या चीज होती है? आपकी क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। अब इसका बेसिक साइंस एग्जांपल समझो, ये एक तरीके का क्या होता है, इंश्योरेंस कवर होता है। जैसे समझो एक एबीसी है, उसने क्या किया, एबीसी कंपनी है, उसने अपने बॉन्ड्स इशू किए, एबीसी कंपनी ने अपने बॉन्ड्स इशू किए और इसको परचेज कर लिया राहुल ने। अब क्या हुआ, 2 साल बाद एबीसी कंपनी के जो प्रॉफिट मार्जिन है वो काफी डिक्रीज होने लग पड़े, वो मतलब प्रॉफिट भी अर्न नहीं कर रही है, लॉस में जा रही है, लॉस मेकिंग कंपनी बन गई है। अब राहुल को ये टेंशन है कि भाई इसकी बॉन्ड की मैच्योरिटी है 5 साल की, अब ये 5 साल बाद ये कंपनी रहे ना रहे, फिर मेरे पैसे को क्या होगा? तो राहुल क्या करेगा, एक सीडीएस सेलर के पास जाएगा, एक सीडीएस सेलर के पास जाएगा और इससे क्या करेगा, सीडीएस परचेज कर लेगा। कौन? राहुल। अब इससे क्या होगा, राहुल बोलेगा देखो ये मैंने एबीसी कंपनी के बॉन्ड्स खरीदे हैं, इस पर मेरे को आप सीडीएस दे दो। सीडीएस मतलब क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। अब इसमें क्या होगा, राहुल को हर महीने या हर साल प्रीमियम देना पड़ेगा इस कंपनी को, कुछ ना कुछ प्रीमियम अमाउंट देना पड़ेगा इस कंपनी को। बदले में ये कंपनी क्या देगी, राहुल को इंश्योरेंस देगी कि कल को अगर ये कंपनी बिक जाती है, एबीसी कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, तो आपके बॉन्ड के पैसे हम दिलवाएंगे, हम देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, राहुल को हर महीने या हर साल प्रीमियम देना पड़ेगा सीडीएस कंपनी को। तो सीडीएस क्या होता है, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। जो कंपनी आपको इंश्योरेंस देती है कि आपके बॉन्ड्स और इन सब का पैसा हम देंगे आपको, बदले में आप हमें प्रीमियम दीजिए, उसको बोलते हैं क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। तो जो हमारे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप भी सेल कर पाएंगे, कितना? 5% का, 5% का ऑफ आउटस्टैंडिंग कॉर्पोरेट बॉन्ड। पर ये जो 5% है ये एप्लीकेबल होगा जो कॉर्पोरेट बॉन्ड की मैच्योरिटी है उसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन आपका एकदम सही है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में 6% कर सकते हैं, और जो इंक्रीमेंटल इंक्रीज आया है, जहां पे इंक्रीमेंटल चेंज आया है वो 50-50 की रेशो में डिवाइड होगा जनरल एंड लॉन्ग टर्म में, ठीक है। सेकंड ऑप्शन आपका गलत है, कॉर्पोरेट बॉन्ड का नहीं है 2%, 2% है आपका स्टेट गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का है 2%, कॉर्पोरेट बॉन्ड का है आपका 15% का, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन भी आपका एकदम सही है, जो एडिशनल लिमिट आई है, जो एडिशनल कॉस्ट आई है, इसकी वजह से वो कितनी आई है, 2,54,000 करोड़ की फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025। फिर ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है। डी गलत क्यों है? क्योंकि देखो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप जो है वो सोल्ड कर पाएंगे एफपीआई कितना, 5%। ये तो एकदम सही बात है, पर यहाँ पे क्या लिखा है कि जो कॉर्पोरेट बॉन्ड होगा, और ये जो 5% का क्राइटेरिया है ये इररिस्पेक्टिव है मैच्योरिटी के, इररिस्पेक्टिव ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड मैच्योरिटी। तो ये चीज गलत है, ये इररिस्पेक्टिव नहीं है, ये विद रिस्पेक्ट टू है, विद रिस्पेक्ट टू द मैच्योरिटी ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड, ठीक है। तो यहां पे राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए एंड सी। ऑप्शन नंबर ए एंड सी आर करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिगार्डिंग अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और इसके फ्रेमवर्क के ऊपर, कि अगर बाय चांस अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो है वो डाउनफॉल कर जाए, उसकी हेल्थ खराब हो जाए, हेल्थ मतलब फाइनेंशियल हेल्थ, उसका प्रॉफिट नहीं हो रहा, उसके एनपीए ज्यादा हो रहे हैं, तो उस क्राइटेरिया में उस अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को उस स्थिति से बाहर कैसे निकाला जाए, तो उसके फ्रेमवर्क में कुछ चेंजेस लाए गए हैं। तो नीचे दिए गए पॉइंट में से कौन सा गलत है हमें ये बताना है। तो सबसे पहले चेंजेस क्या लाए हैं उसको समझते हैं। तो देखो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को 4 हिस्सों में बांटा गया है, ये हमें पता है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 एंड टीयर 4। टीयर 1 में कौन से अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आते हैं? सिंगल यूनिट, जिनकी एक ही यूनिट है, या तो फिर जिनका डिपॉजिट जो है वो अप टू 100 करोड़ रुपीस है। टीयर 2 में कौन से आते हैं? 100 करोड़ से ज्यादा और अप टू 1000 करोड़। फिर टीयर 3 में कौन से आते हैं आपके? 1000 करोड़ से ज्यादा एंड अप टू 10,000 करोड़। और ये क्या बात हो रही है करोड़ की? ये है डिपॉजिट, इनका डिपॉजिट कितना है। अगर टीयर 1 में यूसीबी कौन सा होगा? जिसका डिपॉजिट जो है, जिसने डिपॉजिट जो ले रखा है वो कितना ले रखा है? अप टू 100 करोड़। दूसरे में 100 करोड़ से ज्यादा अप टू 1000 करोड़। तीसरे में 1000 करोड़ से ज्यादा अप टू 10,000 करोड़। और चौथे में कौन सा आएगा? 10,000 करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट वाला यूसीबी, वो आएंगे आपके। ये है आपका यूसीबी क्लासिफिकेशन। अब आरबीआई ने क्या बोला है कि अगर इनका कोई हालत जो है वो खराब होती थी तो पहले हम इन पे लगाते थे एसएएफ, सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क।
अब आरबीआई बोल रहा है हम इन पे एसएएफ ना लगा के पीसीए फ्रेमवर्क लगाएंगे, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, जो कि बैंक्स पे भी लगता है, वो वाला प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन हम यूसीबीज पे लगाएंगे। पर यहाँ पे आरबीआई ने बोला है जो हमारे टीयर 1 में आते हैं यूसीबीज, टीयर 1 में उन पे अभी भी क्या लगेगा, एसएएफ ही लगेगा, सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क। और टीयर 2 से टीयर 4 तक जो यूसीबीज आते हैं उन पे लगेगा हमारा प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। मतलब प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन टीयर 1 यूसीबीज पे एप्लीकेबल नहीं होगा, बाकी सभी यूसीबीज पे प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन एप्लीकेबल होगा। अब इसमें होगा क्या, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन कब लगाया जाएगा किसी यूसीबी पे, जब जब किसी यूसीबी की CRAR या CAR जो कि मेंशन की गई है उससे कम हो जाए। अब CRAR होता क्या है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बोल लो या कैपिटल टू रिस्क वेटेड रेशियो बोल लो। बेसल नॉर्म्स के हिसाब से 8% होनी चाहिए, आरबीआई कहता है 9% करनी है, पर अब यूसीबीज के लिए आरबीआई ने क्या कितना कर दिया है, 12% क्राइटेरिया कर दिया है। पहले कितना था, 9% का। तो पहले 9% मेंटेन करनी पड़ती थी, पर आरबीआई ने बोला अब आपको 12% मेंटेन करनी पड़ेगी। तो एकदम से आप 9 से 12 पे नहीं जा सकते, तो इसके लिए एक पाथ बनाया है। पाथ कैसे बनाया है कि यूसीबीज को 2024, और ये 31 मार्च की बात हो रही है सारी, ठीक है, 31 मार्च 2024 तक अपनी CRAR 10% मेंटेन करनी पड़ेगी। फिर 2025 तक इसको बढ़ा के 11% करना पड़ेगा, और 2026 तक इसको बढ़ा के कितना करना पड़ेगा, 12%। अब देखो ये एप्लीकेबल कब से होगा प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन यूसीबीज पे, 1 अप्रैल 2025 से, 1 अप्रैल 2025 से। तो उस टाइम पे यूसीबीज की कितनी होनी चाहिए, CRAR 11%। और अगर किसी यूसीबी की CRAR जो है या CAR बोल लो वो 11% से कम होती है, तो उस पर क्या लग जाएगा, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है आपका नेट एनपीए। नेट एनपीए जो है वो अगर 6% से इंक्रीज कर जाए तो आपकी यूसीबी पे क्या लग जाएगा, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। अब ये नेट एनपीए क्या होता है, तो हमारा होता है ग्रॉस एनपीए, उसमें से जब हम प्रोविजंस माइनस कर देते हैं तो हमारा निकल के आता है नेट एनपीए। अब ये क्या चीज है, देखो हर साल के स्टार्टिंग में जो भी फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है उसके स्टार्टिंग में हर बैंक, हर एनबीएफसी, हर यूसीबी क्या करता है, कुछ अमाउंट साइड में रखता है एज अ क्वेश्चन। क्वेश्चन किस चीज का, क्योंकि उसको पता है पूरे साल मेरा कोई ना कोई लोन तो खराब होएगा, तो उस लोन को कंपनसेट करने के लिए वो अलग से कुछ अमाउंट साइड में रखता है, ताकि जो मेरा लोन खराब होएगा उसको मैं कंपनसेट कर सकूं उस साइड अमाउंट से। तो ये जो साइड अमाउंट होता है इसको बोलते हैं हम प्रोविजन। तो ग्रॉस एनपीए क्या हुआ, मेरे पूरे साल में लोन खराब कितने हुए और मैंने अमाउंट कितना रखा था उसको कंपनसेट करने के लिए, इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आएगा नेट एनपीए। तो अगर मेरी यूसीबी का नेट एनपीए 6% से ऊपर चला जाता है तब भी मेरी यूसीबी पे क्या लग जाएगा, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। और लास्ट पॉइंट क्या है, अगर मेरी यूसीबी जो है, अगर मेरी यूसीबी जो है वो लगातार 2 साल लॉस में जा रही है, ठीक है, 2 साल लॉस में जा रही है, प्रॉफिट नहीं कमा रही है, तो भी मेरी यूसीबी पे क्या लग जाएगा, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। पर मेरी यूसीबी कौन सी होनी चाहिए, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4। टीयर 1 पे कभी भी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन नहीं लगेगा, उस पर क्या लगेगा, सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क टिल फर्दर ऑर्डर्स बाय आरबीआई, जब तक आरबीआई नहीं चाहेगा तब तक, ठीक है। अभी आरबीआई ने क्या बोला है, सिर्फ हम टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 पे पीसीए फ्रेमवर्क लगाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं, तो पहला ऑप्शन आपका एकदम सही है, पीसीए फ्रेमवर्क लगेगा ओवर दी सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क, ठीक है। टीयर ऑप्शन नंबर बी भी आपका सही है कि टायर 1 जो यूसीबीज हैं, ठीक है, टायर 1 नहीं, बी ऑप्शन आपका गलत है। बी ऑप्शन गलत क्यों है, क्योंकि देखो टायर 1 यूसीबीज कौन सी होती है, जिसका डिपॉजिट अप टू 100 करोड़ होता है, पर इस पे पीसीए फ्रेमवर्क नहीं लगेगा टायर 1 पे। टायर 1 पे क्या लगेगा आपका, एसएएफ, सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क, ठीक है। टायर ऑप्शन नंबर 3 भी आपका ठीक है, पीसीए फ्रेमवर्क ने एलिमिनेट कर दिया है 25,000 का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर रिस्ट्रिक्शन लगाई थी अंडर एसएएफ। अब ये क्यों, क्योंकि जब आरबीआई ने बोल दिया एसएएफ को हम फॉलो ही नहीं करेंगे, अब फॉलो ही पीसीए फ्रेमवर्क को करेंगे, तो जो एसएएफ के अंडर कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगी होगी वो सारी खुद के खुद एलिमिनेट हो जाएगी, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी तो अभी हमने डिस्कस किया, कब कब लगता है इस पे पीसीए फ्रेमवर्क, जब आपका नेट एनपीए 6% से ज्यादा हो जाए लगातार 2 साल, या फिर आपकी यूसीबी लॉस में रहे, तब आपकी यूसीबी पे क्या लग जाएगा, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिगार्डिंग वेज एंड मींस एडवांसेस लिमिट के ऊपर। अब यहाँ पे रिसेंटली आरबीआई ने क्या किया है, जो हमारी वेज एंड मींस डब्ल्यूएमए लिमिट है फॉर स्टेट एंड यूटी उसको बढ़ा दिया है। अब यहाँ पे होता क्या है, जो हमारी स्टेट एंड यूटी है वो आरबीआई से पैसा उधार लेती है थ्रू वेज एंड मींस एडवांसेस, और इसमें आरबीआई ने पहले से ही लिमिट सेट कर रखी थी हर स्टेट की अलग अलग, कि गोवा भाई इतना पैसा ही ले पाएगी, बिहार को हम इतना पैसा ही उधार देंगे, और ये पैसे इनको फिर वापस करने पड़ते हैं स्टेट गवर्नमेंट को एंड यूटी को। तो डब्ल्यूएमए आपने अगर डीप में पढ़ना होगा तो मनी मार्केट की पार्ट 1 देखना आप, वहां पे मैंने डीप में समझाया हुआ है बैंकिंग अवेयरनेस में, ठीक है। यहाँ पे शॉर्टकट में समझा रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे होता क्या है, जो स्टेट गवर्नमेंट एंड यूटी है ये आरबीआई से पैसा उधार लेती है थ्रू
वेज एंड मीन्स एडवांसेस। अब पैसा उधार ले रही है तो इस पर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे और भी मेथड होते हैं स्टेट गवर्नमेंट और यूटी को पैसा उधार लेने के लिए आरबीआई से, ठीक है। अब वो कैसे, एक तो हो गया वेज एंड मीन्स एडवांसेस। अब ये लिमिट अगर खत्म हो जाए और इसके बाद भी अगर स्टेट को या यूटी को पैसा चाहिए तो वो कैसे ले सकती है, थ्रू एसडीएफ, स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी। अब ये क्या होता है, देखो हर स्टेट क्या करता है, अपने कुछ फंड्स बना के रखता है। एक होता है आपका कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड और एक होता है आपका गारंटी रिडेम्पशन फंड। ये दो टाइप के फंड्स बना के रखता है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं, इन फंड्स के बदले में इसको कोलैटरल रख के आरबीआई से पैसा ले लेंगे। दूसरा ऑप्शन होता है, ये जो स्टेट होते हैं या यूटी होती है, कभी इनके पास एक्सेस पैसा आ जाए तो ये भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो अब अगर बाय चांस गवर्नमेंट बॉन्ड की मैच्योरिटी हुई नहीं है कंप्लीट और इनको बीच में पैसा चाहिए, तो ये क्या कर सकते हैं, अपने गवर्नमेंट बॉन्ड्स को ऑक्शन करके इसको बदले में पैसा ले सकते हैं, ठीक है। एक हो गया स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी। तीसरा ऑप्शन होता है इनके पास, एक तो हो गया देखो वेज एंड मीन्स एडवांसेस। वेज एंड मीन्स एडवांसेस जो आरबीआई ने लिमिट सेट कर रखी है उसमें से पैसा उधार ले लो, वो खत्म हो जाए तो आप एसडीएफ के थ्रू पैसा उधार ले लो। और अगर ये भी खत्म हो जाए तो आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का भी यूज कर सकते हो। जैसे हमारे जनधन अकाउंट में क्या होता है, हमारे को 10,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है। उसमें होता क्या है, मतलब हमारे खाते में 10,000 रुपए होते नहीं है, हमें एक्स्ट्रा उधार मिल जाते हैं बैंक की तरफ से और वो हमें वापस रीपे करने होते हैं। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी मिल जाती है स्टेट एंड यूटीज को, और ये मिलती है आपको लगातार 14 दिन के लिए। आप लगातार 14 दिन इसका यूज कर सकते हो और एक क्वार्टर में 36 दिन के लिए यूज कर सकते हो। तो इन तीनों पे क्या होता है, इंटरेस्ट रेट भी अलग अलग लगता है। अब जैसे मैं अगर एसडीएफ की बात करूं, एसडीएफ अगर आपने अपने फंड्स के ऊपर लिया है तो जो रेपो रेट होगा उसमें से आप 2 माइनस कर दो, रेपो -2। वहीं अगर आपने ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को कोलेटरल रख के रखा होगा तो आपका कितना होगा, आपका रेपो -1, ठीक है। ये होगी बात एसडीएफ की। फिर अगर मैं बात करूं वेज एंड मीन्स एडवांसेस की, वेज एंड मीन्स एडवांसेस की, तो आपको ये 3 महीने के अंदर वापस करना होता है पैसा उधार। तो 3 महीने के लिए आपको कितना लोन लगेगा, 3 महीने के लिए आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा जो रेपो पे है वो। अगर आप 3 महीने से ज्यादा पैसा रख रहे हो अपने पास वेज एंड मीन्स एडवांसेस का, तो आप पे पेनल्टी लगेगी। अगर ओवर 3 मंथ्स तो आप पे पेनल्टी लगेगी और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा, रेपो +1। और वहीं अगर मैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की बात करूं, ओडी की बात करूं, अगर आप ओडी ले रहे हो जितनी आपकी वेज एंड मीन्स एडवांसेस की लिमिट थी, समझ लो जैसे गोवा को बोला है, गोवा को कि आप वेज एंड मीन्स एडवांसेस के अंडर आरबीआई से 110 करोड़ रुपए उधार ले सकते हो। आपने 110 करोड़ रुपए आरबीआई से वेज एंड मीन्स एडवांसेस के अंडर उधार ले लिए। अब आपको और पैसे चाहिए तो आप ओवरड्राफ्ट ले रहे हो। ओवरड्राफ्ट ले रहे हो अगर आप वो 110 करोड़ या उससे नीचे का ले रहे हो तो आपको लगेगा, 110 करोड़ या उससे कम का ले रहे हो तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा रेपो +2। और वहीं अगर आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है वो अपनी वेज एंड मीन्स एडवांसेस की लिमिट से ज्यादा ले रहे हो, यानी कि गोवा की लिमिट कितनी थी 110 करोड़ की और आप ले रहे हो 150 करोड़ की ओवरड्राफ्ट, तब आपको कितना लगेगा, रेपो +3%। रेपो +3 भी नहीं, रेपो +5%, ठीक है। तो ये है आपका ओवरड्राफ्ट। अब यहाँ पे हमें समझना है इनमें से कौन सा पॉइंट सही है कौन सा गलत है। तो पहला ऑप्शन आपका एकदम सही है, पहले लिमिट थी 47,010 करोड़ की, इसको बढ़ा के कर दिया 60,118 करोड़। नेक्स्ट है जो डब्ल्यूएमए पे फैसला लेती है वो आरबीआई की वर्किंग ग्रुप एक रिकमेंडेशन पे फैसला लिया जाता है, तो ये भी ऑप्शन आपका एकदम सही है। तीसरा ऑप्शन आपका गलत है। तीसरा ऑप्शन गलत क्यों है, क्योंकि स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी पे जो आपका इंटरेस्ट रेट लगता है वो कितना लगता है, रेपो -2। अगर आप फंड्स कौन से, कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड या गारंटी रिडेम्पशन फंड, इन पे पैसा उधार ले रहे हो तो आपको रेपो -2 देना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। और वहीं अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का ई ऑक्शन करके ले रहे हो पैसा उधार तो आपको रेपो -1 करना है। तो यहाँ पे कितना लिखा है, यहाँ पे लिखा है 1.1% हायर देन रेपो। हायर नहीं होता है, लोअर होता है, लोअर होता है, क्योंकि जो आपका रेपो है उसमें से एक माइनस करते हो आप। हायर का मतलब क्या हुआ, रेपो +1, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। और डी ऑप्शन आपका एकदम सही है, जो स्टेट एंड यूटी है वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले सकते हैं लगातार 14 दिन के लिए और एक क्वार्टर में मैक्सिमम 36 दिन के लिए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे रिगार्डिंग सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के ऊपर, और ये एप्लीकेबल रहेगा आपका 2024 से 2027 तक के लिए। तो यहाँ पे सार्क की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, वो क्या आपका साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। और इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, इसकी फॉर्मेशन हुई थी आपकी 8 दिसंबर 1985 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, आपका हेडक्वार्टर है आपका काठमांडू नेपाल में। तो इसमें टोटल मेंबर्स कितने हैं, टोटल इसमें 8 मेंबर्स हैं। कौन कौन से आपके,
एक हो गया आपका अफगानिस्तान, एक हो गया पाकिस्तान, एक इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, फिर आ जाता है आपका मालदीव्स, फिर आ जाता है आपका भूटान, और फिर आ जाता है आपका बांग्लादेश। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 नेशंस है। अब ये स्वैप एग्रीमेंट है क्या, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट? तो सपोज इंडिया है और बांग्लादेश है, इन्होंने आपस में ट्रेड किया, ठीक है। इंडिया ने कुछ चीज बांग्लादेश से इंपोर्ट कराई, बदले में पैसे देने होंगे। तो पैसे कौन सी करेंसी में देंगे? तो पहले चलता था आपका यूरो एंड डॉलर, यूरो एंड डॉलर। क्यों? क्योंकि सबसे स्टेबल करेंसी है, सबसे पावरफुल करेंसीज है, सबसे रिलायबल करेंसी है, इस पे चलता था। तब अब आरबीआई क्या सोच रहा है कि हम इंडियन करेंसी को, रुपीस को प्रमोट करेंगे, तो इसलिए स्वैप एग्रीमेंट लाया गया है नया, थोड़ा सा इसमें चेंजेस लाए गए हैं। और इसमें एक ऑप्शन रखा है कि आप रुपीस में भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो, आपस में ट्रांजेक्शन रुपीस में कर सकते हो। और उसके लिए बजट एलोकेट कितना किया गया है? 250 बिलियन रुपीस का, 250 बिलियन रुपीस का। साथ ही साथ 2 बिलियन यूएस डॉलर का भी बजट एलोकेट किया गया है। क्योंकि देखो, जैसे इंडिया अफगानिस्तान है, इंडिया पाकिस्तान है, तो इंडिया नहीं चाहेगा इनके साथ अपनी करेंसी का ट्रेड करना, तो इनके साथ क्या करेगा? यूएस और यूरो में, यूएस डॉलर या यूरो में ट्रेड करेगा, क्योंकि वो मोर रिलायबल है करेंसी, ठीक है। तो ये इसलिए ताकि इंडियन करेंसी को प्रमोट कर सके। तो 250 बिलियन रुपीज इंडियन करेंसी के लिए एंड 2 बिलियन यूएस डॉलर फॉर यूएस डॉलर के लिए एंड यूरो के लिए। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि इनमें से कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। तो देखो, पहला ऑप्शन आपका एकदम सही है, 250 बिलियन डॉलर का फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया है फॉर रुपीज, ठीक है। फिर सार्क नेशन का जो ये ऑप्शन है, सार्क नेशन का जो ये स्वैप एग्रीमेंट है, ये आरबीआई बायलेटरल नहीं कर सकता, ये ऑप्शन गलत है। कि आरबीआई जैसे समझ लो बांग्लादेश के जो सेंट्रल बैंक है उसके साथ जाके टाई अप कर ले और आपस में बायलेटरल स्वैप एग्रीमेंट कर लेना, ये पूरे के पूरे सार्क नेशन पे एप्लीकेबल होगा। बायलेटरल स्वैप एग्रीमेंट नहीं चलेंगे यहाँ पे, ये सभी 8 देशों के ऊपर एप्लीकेबल होगा, ठीक है। और ऑप्शन नंबर 3 भी आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या है कि 2 बिलियन डॉलर जो वर्थ है वो किसके लिए रखी गई है? डॉलर एंड यूरो स्वैप्स के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी भी सही है। ये स्वैप एग्रीमेंट चालू कब से हुआ था? ये चालू हुआ था नवंबर 2012 से चालू हुआ था, ठीक है। नवंबर 2012 से हम ट्रेड कर रहे हैं इन डॉलर्स एंड यूरोस, अब स्टार्ट कर रहे हैं हम रुपीस में ट्रेड करना, ठीक है। और ऑप्शन नंबर ई आपका गलत है। इसमें बोला गया है कि ये स्वैप एग्रीमेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ डॉलर के लिए, यूरो का कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये स्वैप एग्रीमेंट यूरो का, ठीक है, यूरो का, डॉलर का एंड रुपीस तीनों का इसमें लेना देना है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ए सी एंड डी आर करेक्ट, बी एंड ई आर रॉन्ग, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिगार्डिंग बल्क डिपॉजिट। अब यहाँ पे क्या बोला आरबीआई ने, जो आप एफडी बनाते हो उस पे अगर आप इतने अमाउंट के एफडी बनाओगे तो आपको कुछ ज्यादा इंटरेस्ट लगेगा, और उन एफडीओ को क्या बोला जाएगा? बल्क डिपॉजिट। तो ऐसे मेरे को कितने अमाउंट की एक एफडी बनानी पड़ेगी कि मेरी एफडी बल्क डिपॉजिट में कैटेगराइज हो जाए? अगर मैं अपनी एफडी बना रहा हूँ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स या स्मॉल फाइनेंस बैंक में, तो मेरी एफडी मिनिमम 3 करोड़ की होनी चाहिए। 3 करोड़ और उससे ज्यादा की अगर मैं एक सिंगल एफडी बनाता हूँ, सिंगल फिक्स डिपॉजिट करता हूँ, तो मेरा डिपॉजिट कहलाया जाएगा बल्क डिपॉजिट। और वहीं अगर मैं अपना जो फिक्स डिपॉजिट खुलवा रहा हूँ आरआरबी में या लोकल एरिया बैंक में, तो मेरे को मिनिमम 1 करोड़ की एक सिंगल एफडी बनानी पड़ेगी, तो मेरा जो एफडी होगा वो बल्क डिपॉजिट की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो पहले क्या था, यहाँ पे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए 1 करोड़ था जो डिपॉजिट था, बल्क डिपॉजिट, फिक्स्ड एफडी थी जो सिंगल। अगर मैं 1 करोड़ की बनाता था तो मेरी जो एफडी थी वो बल्क डिपॉजिट में कैटेगराइज होती थी। अब इस लिमिट को चेंज कर दिया है, 1 करोड़ से बढ़ा के कितना कर दिया है? 3 करोड़ कर दिया है, ठीक है, फॉर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक। और वहीं अगर मैं आरआरबी और लोकल एरिया बैंक की बात करूं, तो अगर मैं एक सिंगल एफडी 1 करोड़ या उससे ज्यादा की बनाता हूं, तो मेरी एफडी क्या कहलाई जाएगी? बल्क डिपॉजिट। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शेड्यूल कमर्शियल बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए 3 करोड़, और वहीं आरआरबी एंड लोकल एरिया बैंक के लिए 1 करोड़। तो बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिगार्डिंग प्रोजेक्ट नेक्सिस के ऊपर। अब ये प्रोजेक्ट नेक्सिस है, ये एक प्रोजेक्ट बनाया गया किसके द्वारा? इनोवेशन हब। इनोवेशन हब किसका? बीआईएस का, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेजल, स्विट्जरलैंड में। और इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? 1930 में, ठीक है। तो इन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट नेक्सस, जिसमें ये आसियान कंट्रीज को इकट्ठा ला रहे हैं, और आसियान कंट्रीज के जो भी अपने सेंट्रल बैंक है उन्होंने मिलकर ये डेलीगेशन साइन की है। अब इनका मेन मकसद क्या है? एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म बनाना, ताकि जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन है वो इजिली हो पाए। जैसे हम यूपीआई का यूज करके मर्चेंट को पेमेंट करते हैं ना फटाफट, वैसे ही क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन भी हो सके आसियान कंट्रीज के बीच में थ्रू यूजिंग दिस
प्रोजेक्ट नेक्सस। और ये एप्लीकेबल कब से होगा, प्रोजेक्ट नेक्सस चलेगा कब से, लाइव कब से होगा, 2026 में। ठीक है, तो अब हमें यहाँ से बताना है कि इसमें नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहला ऑप्शन बोल रहा है कि प्रोजेक्ट नेक्सस जो है वो आरबीआई का कंसेप्ट है, आरबीआई का कंसेप्ट है, बल्कि आरबीआई का नहीं है, ये है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, बीआईएस, ठीक है, उसका कंसेप्ट है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि इसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है, कि भाई स्ट्रीमलाइन कर सके अपने क्या किसको, पेमेंट को, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को, इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम का यूज करके। तो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही है, ए गलत है, बी सही है। सी ऑप्शन कह रहा है कि इंडोनेशिया जो है वो फाउंडिंग मेंबर है प्रोजेक्ट नेक्सस का, बल्कि ये गलत है, इंडोनेशिया फाउंडिंग मेंबर नहीं है, इंडोनेशिया को ऑब्जर्वर की तरह रखा हुआ है। फाउंडिंग मेंबर कौन कौन से, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड इंडिया। और ऑप्शन नंबर डी भी आपका गलत है, क्यों, क्योंकि प्रोजेक्ट नेक्सस जो है वो लाइव होएगा आपका ईयर 2026 में। तो यहां से आपका एक और क्वेश्चन बन सकता है कि आसियान कंट्री जो जो आसियान है इसका हेडक्वार्टर का है, आसियान का हेडक्वार्टर का है, तो ये है आपका बैंकॉक, थाईलैंड में। और यहाँ पे एक क्वेश्चन आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आसियान में टोटल कौन कौन से मेंबर्स हैं, टोटल कितने मेंबर हैं और कौन कौन से मेंबर्स हैं। देखो गूगल पे डाल के सर्च मत करना, आसियान की वेबसाइट पे जाना, ओरिजिनल वेबसाइट पे, और वहां पे लिस्ट ऑफ मेंबर्स आता है, वहां पे पढ़ना जाके, ठीक है। तो टोटल 10 मेंबर्स है यहाँ पे। अब यहाँ पे आरबीआई और एनपीसीआई जो है इसका एक और टारगेट है, आरबीआई और एनपीसीआई का टारगेट क्या है कि यूपीआई को अगले फाइनेंशियल ईयर 2029 तक, अगले 5 साल में लगभग, ठीक है, हमें 20 कंट्रियों तक पहुंचाना है। तो यहां से आपके दो क्वेश्चन और बन सकते हैं, वो नेक्स्ट स्लाइड में कवर करते हैं। तो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि अभी तक हमारा यूपीआई जो है वो इंटरनेशनली कितनी जगहों पे एक्सेप्ट करते हैं मर्चेंट द्वारा। तो टोटल 7 कंट्रीज हैं, और वो कौन कौन सी हैं उसके नाम यहाँ पे दिए गए हैं, और ये डाटा जो है ये एनपीसीआई की साइट से निकाला है, ठीक है, तो आप वहां जाके वेरीफाई कर लेना बेशक। तो ये 7 कंट्री कौन कौन सी है जहाँ पे हमारा इंटरनेशनली मर्चेंट पेमेंट एक्सेप्ट होती है थ्रू यूपीआई, तो वो है हमारा भूटान, फ्रांस, मॉरिशियस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका एंड यूएई। और ऐसे कौन कौन सी कंट्रीज हैं जिनके मोबाइल नंबर हम लिंक कर सकते हैं यूपीआई के थ्रू, तो टोटल 12 कंट्रीज हैं, उनके नाम भी आपको यहाँ पे दिए गए हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है, इंडिया का जो एनपीसीआई है, ठीक है, एनपीसीआई है उसका एक इंटरनेशनल आर्म है जिसका नाम क्या है आपका, एनआईपीएल, एनआईपीएल। ये क्या है आपका, एन से हो गया एनपीसीआई, आई से हो गया आपका इंटरनेशनल, पी से हो गया पेमेंट, और एल से हो गया लिमिटेड। इन्होंने 3 कंट्री के साथ टाई अप कर रखा है कि ये वहां पे भी यूपीआई जैसा कुछ प्लेटफॉर्म बनाएंगे। अब वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं, एक है आपकी पीरू, एक है आपकी नेमीबिया, और एक है आपकी त्रिनाइड टबैको। अब ये कौन कौन से कॉन्टिनेंट की, ये भी इंपॉर्टेंट है। पीरू है आपका साउथ अमेरिकन कंट्री, नेमीबिया है आपकी कैरिबियन, सॉरी, नेमीबिया है आपकी अफ्रीकन कंट्री, और ट्रिनाइड टबैको है आपकी कैरिबियन कंट्री, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं एक्स्ट्रा आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन के ऊपर। तो ये था हमारा पार्ट 1 ऑफ टॉप 100 एमसीक्यूज ऑन आरबीआई। जल्द मिलेगा आपको नई वीडियो के साथ, टिल देन हैव अ नाइस डे।